दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ संझौती के दिए। यह एक कहानी संग्रह है जिसे लिखा है शिवाशंकर त्रिवेदी ने। दोस्तों, आज लीजिए सुनिए संझौती के दिए से एक और कहानी पियरिया का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी भोली सरल आंखें, सुघड़ चेहरा, अस्त व्यस्त लटें, कमर में भगई लपेटे, बगल में झउआ की चंगेली संभाले। वह 9-10 साल की लड़की रोज ही कंडेर और सूखी लकड़ियां बटोरती मेरे बगीचे से होकर निकलती और मेरी ओर एकटक देखती। मेरी भी उम्र लगभग वही थी। वह बड़ी प्यारी लगती थी मुझे। दूसरे गांव से आने वाले मुझे अधिक भोले, अधिक अच्छे, अधिक प्यारे लगते ही थे। वह भी दूसरे गांव की थी। मेरा गांव उसका ननिहाल था। बुढ़िया कुम्हारिन रम तो उसकी नानी थी। वह एकटक देखती थी। जब हम खेलते होते वह आकर खड़ी हो जाती। हाँ, जब तक वह देखती रहती मैं खेल कूद में अधिक उत्साह दिखाता, मन ही मन जीत के लिए मनौतियां करता। चार चार विरोधी पकड़कर दबोचने की ठान लेते, किंतु ऐसी चौकड़ी भरता, ऐसी छलांग लगाता कि बंसा के पार आ जाता। जीत जाने पर पियरिया की ओर झटके से देखता। वह मुस्कुराती सी जान पड़ती। बगीचे से घर आने के लिए रास्ता तो भानुदा की चौपाल वाला छोटा पड़ता, किंतु मैं मुड़कर पियरिया के मकान वाली गली पकड़ता। सर पर महुए से भरी टोकरी हो, आम के टिकोरों से भरी थैली हो, अथवा लकड़ियों का गट्ठर हो, मैं ऊंचे स्वर में गाता और धूम मचाता आता था। पियरिया यदि घर में होती, आवाज सुन लेती, तो कभी कभी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। एक दिन सर पर महुओं से भरी टोकरी लिए इसी प्रकार गाता चिल्लाता मांगता कुलाचता आ रहा था। निगाह पियरिया के दरवाजे की ओर थी। उधर तो पियरिया दरवाजे पर आई, इधर जमीन से आधी गड़ी एक ईंट से दाहिने पैर का अंगूठा टकराया। टोकरी गिर गई। महुए धूल में बिखर गए। दिल धक से कर गया। ठहरा कर बैठ गया। पैर पकड़कर रोने लगा। चोट कड़ी थी। नाखून फट गया था। अंगूठा टेढ़ा होकर कांप रहा था। कंठ सूख रहा था। पियरिया ने एक बार वहीं से देखा, फिर दौड़कर मेरे पास आई। मेरी आंखें झुक गईं। हाय तौबा, मिट गया। अब केवल सुसक रहा था। सर उठाकर देखा। पियरिया चोट और दर्द का अनुमान करके सन्न हो गई थी। हिम्मत बटोरकर मैंने कहा, बड़ी प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है। वह दौड़कर लोटे में पानी लाई। पानी पीने से कुछ स्थिरता आई। संभल कर खड़ा हुआ तो उसने सिसकारी भरते हुए पूछा, बहुत दर्द हो रहा है ना? चोट तो अधिक है, लेकिन कोई बात नहीं, प्यास लग गई थी। मैंने साहस का परिचय दिया। दोनों ने मिलकर महुए बटोरे। मैं टोकरी सर पर ली। उसने पूछा, तुम्हारे घर पहुंचा दूं? नहीं रे, मर्द का इतनी चोट से क्या बिगड़ता है? इतनी चोट तो खेलकूद में लगती ही रहती है, मैंने कहा। किंतु मेरे होठ कांप रहे थे। दरवाजे पर आया तो माँ ने चोट देखा। मेरे होठ बिजके, आंखें भरी। फूटकर मैं रो पड़ा और टोकरी सर से गिर गई। माँ चोट देखकर छाती पीटने लगी। मुझे एक कमरे में लिटा दिया गया। शाम तक बुखार हो आया और 3-4 दिनों तक उतरा नहीं। चौथे रोज सवेरे जागकर निकसार की ओर देख रहा था। हाँ, पियरिया ही थी। अपनी नानी के साथ कमाई का अनाज लेने आई थी। माँ बंसी के घर दूध लाने जा रही थी। यह किसकी लड़की है? उसने रमतो से पूछा। मेरी नातिन है, बुढ़िया ने हंसकर कहा। किंतु फिर उसके चेहरे पर करुणा उतर आई। मेरी ननकी की बेटी है। माँ बाप तो अब रहे नहीं, इसे यहाँ बुला लिया। बच्चों के रोटी भात में यह भी गुजारा कर लेगी। और बुढ़िया ने आंचर से आंखों को सुखाया। आप थोड़ी देर बबुआ के पास बैठ जाइए, मैं बंसी के घर जा रही हूँ। आकर अनाज तोल दूंगी। पैर में चोट आ गई है, 3 दिन पर बुखार उतरा है, माँ ने कहा।
बुढ़िया ने मुंह से चुचकारी देकर संवेदना प्रकट की। पियरिया गुमसुम खड़ी रही। दरवाजे की ओर जाते जाते माँ बुढ़िया से फिर कहती गई, बहुरिया चक्की पर है, आप आंगन में भी निगाह रखिएगा, रसोई में कोई कुत्ता न चला जाए। हाथ की लकुटी सामने रखकर रमतू दरवाजे के चौखटे पर बैठ गई और पियरिया से बोली, जा बबुआ के पास बैठ जा तू, मैं आंगन भी देखती रहूं। पियरिया सहमी सकुची मेरे पास चरपाई पर आकर बैठ गई। मैं भी उठ बैठा और कपड़ा उघाड़कर अंगूठे का घाव दिखाने लगा। घाव और सूजन देखकर वह सहम गई। पक गया है, वैद्य जी कह रहे थे इसे चीरना पड़ेगा। मैंने कहा, चीरना पड़ेगा? पियरिया की आंखें आशंका से चढ़ गई। हम बातें कर ही रहे थे कि रमतो की डांट सुनाई पड़ी, अरे मलक्षण, बबुआ के सिरहाने बैठी है रे, नहीं उतरेगी चरपाई से। पियरिया सहमी हुई चरपाई से उतरी और गुमसुम खड़ी हो गई। तभी माँ आ गई। बुढ़िया ने कमाई का अनाज लेकर गट्ठर बांधा और गट्ठर पियरिया के सर पर रखकर पीछे पीछे लगुटी देखती चली गई। उसके बाद तो पियरिया मेरे घर टुघुर ही आती। 2-4 दिन तो सकुची सहमी, किंतु जल्दी ही भाभी जी और माँ से भी हिलमिल गई। हम दोनों साथ ही खेलते। धीरे धीरे भाभी जी का दुलार उसके प्रति गाढ़ा हो गया। वे लीप रही हैं, पियरिया पोतन संभाल रही है। वे बर्तन मांजती, पियरिया पानी भर लाती। वे रसोई बनाती, पियरिया ठहर चौका ठीक कर लेती। बात बात पर ननद भौजाई के गीत उठते। हर काम गीतों से मधुर और हल्का कर लिया जाता। घर उनके ठहाकों से गूंजता रहता। माँ भी प्रसन्न थी। एक बेटी की कमी थी, पियरिया आ गई। 5-6 महीने बीत गए। दोपहरी की छुट्टी में गांव के प्राइमरी स्कूल से आया तो देखा कि भाभी जी आंगन में बैठी अपनी मुंह लगी ननद के बाल गूंथ रही है और माँ एक बचकानी चुनरी पीले रंग में रंग कर अगरनी पर फैला रही है। चूहल बंद थी। भाभी जी की पलकें गीली थी। पियरिया सर झुकाए धरती की ओर एकटक देख रही थी। अपना बस्ता खूंटी पर लटकाकर जब भाभी जी के पास खड़ा हुआ तो उन्होंने रुआसे गले से कहा, तुम्हारी पियारो जा रही है बबुआ जी। कहाँ जा रही है पियरिया? उसके मुंह की ओर झांककर मैंने पूछा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। वह सुसकने लगी और फिर बेहाल होकर रोने लगी। भाभी जी ने उसे अपनी गोद में समेट लिया। प्यारो अपने गांव जा रही है। उनकी आंखें भी झर पड़ी और उन्होंने अपनी आंखों से आंचल को पोंछा। फिर कब आएगी पियरिया? मैंने पूछा। पियरिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह रोती रही। भाभी जी ने कहा, मैं अपनी दुलारी ननद को जल्दी ही बुला लूंगी। 2 घंटे में तैयारी पूरी हो गई। मैं स्कूल नहीं गया। पियरिया सध धर चुकी थी तो माँ और भाभी जी ने दरवाजे तक आकर उसे धीरज बधाया। उसे जो सामान दिए गए थे उनकी गठरी सर पर लेकर मैं उसकी नानी के घर तक आया। वहां एक नया सा आदमी आया था। पकवान से भरी चंगेली उसने अपने सर पर रखी। आगे आगे वह चला, पीछे पियरिया। मैं पियरिया के साथ साथ गांव के बाहर तक गया। फिर कब आएगी पियरिया? जल्दी ही आऊंगी रूपन, मेरा मन वहां नहीं लगेगा, मैं भाग कर आ जाऊंगी, उसने सुसुक सुसुक कर कहा। किंतु इतनी देर में वह आदमी कुछ आगे निकल गया था। इस अंतर को अपनी नन्हे हाथों से चुनरी संभाल कर पियरिया ने दौड़कर पूरा किया। मैं रुक गया और खड़ा होकर पियरिया को देखता रहा। वह घूमकर पीछे देखती, बार बार पिछड़ जाती, अपनी चुनरी को उसी प्रकार संभाल कर दौड़ती और उस आदमी का साथ पकड़ती। खेतों को पार करके वे एक बगीचे में घुसे और फिर दिखना बंद हो गया। मैं अनमना सा घर लौटा। बहुत दिनों तक बेचैन होकर उसकी प्रतीक्षा करता रहा। पियरिया भाग कर नहीं आई। बाद में पता चला वह आदमी पियरिया का कोई उदार रिश्तेदार था। उसके कोई संतान नहीं थी। वही उसका लालन पालन करेगा और बाद में कन्यादान का पुण्य प्राप्त करेगा। गर्मियों की छुट्टी थी। प्रातःकाल नदी से स्नान करके लौट रहा। कुछ दूर से ही देखा, एक औरत कुम्हारों के मकान के पास रास्ते के बगल में खड़ी मेरी ओर देख रही है। गेहुआ रंग, गोल चेहरा, भोली सरल आंखें, भरी देह, शरीर पर गुलाबी रंग की साड़ी और चांदी के चमकते आभूषण।
स्वभावतः ही मेरी आंखें झुक गई। सर झुकाए ही जब बगल से निकलने लगा, आवाज आई, प्रणाम भैया। अचानक मैं ठिठका, थोड़े गौर से देखते ही पहचान गया। अरे पियरिया, कब आई? पहचान लिया भैया। मामा के लड़के महेशवा की शादी है। नानी तो है नहीं, मामी के माया जागी तो बुला लिया। कल शाम को आई। आप अब क्या करते हैं? बनारस में पढ़ता हूँ पियरिया। शादी तो आपकी भी होने जा रही है, आपने तो बुलाया नहीं। लेकिन देखिए, मेरा भाग्य कि मैं आ गई। मैंने न्योता भिजवाया था, बहुत याद किया, लेकिन आप क्यों आते? कैसा न्योता पियरिया? पियरिया डबडबा आई। मेरे भाग्य ऐसे कहाँ थे। सोचा था कि एक भाई तो है ही, यह तो कोई नहीं कहेगा कि पियरिया का कोई भाई नहीं है। और उसकी आंखें छलछलाई। बहन के साथ तो कसाई के खूंटे से बंधी ही रहती है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहेली। कब उसने न्योता भेजा, कब मैं नहीं गया। अच्छा, अब तो चलता हूँ पियरिया, तू भी जा। वहां से चला तो अचानक ध्यान आया, तो उस निमंत्रण की पार्वती पियरिया ही थी। 3 वर्ष पूर्व एक आग्रह भरा निमंत्रण आया था। पार्वती ने सारी दुनिया में निगाह दौड़ाई थी, लेकिन मैं ही एकमात्र भाई था जो उसकी शादी के मौके पर पहुंचकर उसकी साथ पूरी कर सकता था। लेकिन मैं तो न नाम ही पहचान सका न गांव ही, और उस पत्र को भूल से आया हुआ समझकर अलग रख दिया था। पहचान तो नहीं पाया, किंतु निमंत्रण में से जो स्नेह था, जो विश्वास था, उसने मेरे मन को प्रभावित अवश्य किया था। मन में कसक जरूर उठी थी कि यह बहन का पत्र है, भाई के पास पहुंचना चाहिए। पत्र को अलग रखते समय यह करुणा अवश्य जागी थी कि एक बहन की पुकार अनसुनी जा रही है। तब वह पार्वती अभागिन पियरिया ही थी। मेरे मन में अनेक करुण स्मृतियां छटपटा उठी, अनेक ममतामयी कल्पनाएं सुगबुगाने लगी। किंतु वास्तव में मेरी स्मृतियों ने वर्षों से पियरिया को पीछे छोड़ दिया था। अंगूठे की चोट को भी मन ने शारीरिक दोष मात्र मान लिया था। पियरिया की स्मृति से उसका नाता बहुत पहले ही टूट चुका था। अब मैं उसे कैसे कहूं कि मैं पार्वती को नहीं पहचान सका था। उफ, क्या सोचा होगा उसने, कितनी प्रतीक्षा की होगी उस दिन, कितनी अधूरी रह गई अभागिन के साथ, कितना उपेक्षित समझा होगा उसने अपने आप को। लेकिन मैं तो पियरिया को भी भूल ही गया था, और अब फिर उससे बात करते मैं झिझक गया। क्या सोचेगी अभागिन? अब मैं उसे सही बात बताऊं भी तो मानेगी नहीं, और फिर सुनेगी कि मैं उसे बिल्कुल भूल ही गया था। क्या गुजरेगा उसके दिल पर? बहन के साथ तो कसाई के खूंटे से बंधी ही रहती है। नहीं, अब मैं उससे ऐसी बात ही नहीं करूंगा। सोच लेगी मैं गांव पर नहीं रहा होऊंगा, या पत्र ही कहीं खो गया होगा। आह, सोच ही लेगी, और क्या करेगी। बहन के साथ तो कसाई के खूंटे से बंधी ही रहती है, और वह कल आई है, लेकिन सब कुछ पता लगा चुकी है। मैं गांव ही पर हूँ, मेरी शादी होने जा रही है। उसका भाग्य है कि वह संयोग से घर आ गई है, नहीं तो कसाई के खूंटे बंधी उसकी साध। शाम को अपने आंगन में उसे भाभी जी के साथ बातें करते देखा, किंतु बातों में वह खुलाव नहीं था, वह मस्ती नहीं थी। मानो वह हृदय का स्नेह भी बासी हो चुका हो। वर्षों के अंतराल ने घनिष्ठता को घिस दिया था, और बस परिचय की खरोंचें शेष रह गई थी। स्नेह की सरलता तरलता निष्पन्द हो गई प्रतीत हुई। उलझनों की चर्चाएं, औपचारिक संवेदन के आदान प्रदान और अनुभवों की सीकन बस शेष रही। बीते दिनों के उस गहन स्नेह के लिए जिस ललक की अपेक्षा थी, वह नहीं दिख पड़ी। मैंने स्पष्ट आंक लिया कि उस ललक के बदले यह औपचारिक परिचय पाकर पियरिया निराश थी। किंतु उस अभागिन के साथ तो कसाई के खूंटे बधी गाय जैसी है। वह परबस है। मैं अनुभव कर रहा था कि पियरिया की ललक घूट रही थी। बबुआ जी, अपने पियारों को पहचान लोगे? भाभी जी ने उसकी ओर संकेत करके मुस्कुराते हुए कहा। पियरिया ने गर्दन झुकाकर दूसरी ओर के घुटने पर अपनी ठुड्डी टिका दी। मेरे मन में पुनः वही संकोच जागा, और बिना कुछ उत्तर दिए ही बाहर आ गया। पियरिया नित्य आती थी, किंतु भाभी जी को शायद उसमें रुचि दिखाने का अवकाश नहीं मिलता था। अन्य सहेलियों और आगंतुकों के सत्कार में वे इतनी व्यस्त दिखती कि पियरिया आत्मीयता से कुछ अलग कटी हुई प्रतीत होती। मैं संकोचवश उसे देख भर लेता, अनुभव करता था कि पियरिया रोज एक नई उमंग बटोर कर आती है।
और नित्य ही परिवार की उदासीनता उसे परास्त कर देती है। उसके उल्लास में वह वेग नहीं था। वह पहले वाली घनिष्ठता को फूंक मारकर प्रज्वलित कर दे। वह अपनी उपस्थिति से बार बार सिद्ध करने का उद्योग करती कि उस समारोह में वह केवल दर्शक मात्र नहीं है। कुछ दिनों के बाद उसके हताश हृदय ने उसे तटस्थ रहने के लिए विवश कर दिया, किंतु फिर भी वह आती रही। कसाई के खूंटे बधी थी उसकी साध। विवाह करके ससुराल से लौटा तो नाते रिश्ते की सभी बहनें मकान के द्वार पर एकत्रित थी। रस्म के अनुसार बहनों को राजी करने के बाद ही घर में प्रवेश मिल सकता था। मैं एक एक को पुरस्कार देता, फिर वह मेरे तिलक लगाती। तभी मेरी निगाह पियरिया पर गई। वह बहनों की टोली से कुछ हटकर झेपी हुई सी खड़ी थी। वह अपना स्थान तय नहीं कर सकी थी, न बहनों के बीच न दर्शकों के बीच। जब सारी बहनों ने प्रसन्न होकर तिलक लगा दिया, तब मैंने आवाज दी, पियरिया। पियरिया ने द्वार तो नहीं रोका था, किंतु मैंने देखा उसका उल्लास अचानक ही जी उठा। पास आकर उसने नाइन के हाथ से थाली ली और बड़ी भावपूर्वक तिलक अक्षत लगाया। मैंने उसे भी 5 रुपए दिए। मैंने स्पष्ट आंक लिया कि पेरिया बड़े गर्व से समारोह में घुल गई। मुझे प्रतीत हुआ एक भारी बोझ हृदय से उतर गया और अंग अंग में एक पुलक और आनंद लहरा उठा। शादी के 5-7 रोज बाद ही पियरिया अपने गांव चली गई। जाने को पहले उसने माँ के पास कुछ कपड़े और 10 रुपए पहुंचा दिए थे कि मेरी ससुराल जब सामान जाने लगे तो साथ में चले जाएंगे। मेरी पत्नी शादी के समय तो आई नहीं थी। ससुराल वालों ने गौने के लिए रोक लिया था। माँ ने भी पियरिया को बड़े भाव से उपहार दिया था। इन वर्षों में फिर पियरिया से मिलना नहीं हुआ। वह भूल तो फिर रह ही गई थी। मैं पियरिया का पता नहीं ले सका, किंतु अब मैं उसे भूल न सका। धीरा मेरे जिले का रहने वाला था। सेवा कार्य में चतुर होने पर भी बड़ा गर्वीला और स्वाभिमानी था। उसे चपरासियों से चिढ़ थी, जो अपनी पत्नियों को दूसरों के घर बर्तन बुहार के लिए भेजते थे। उसकी भावनाएं उन पढ़े लिखे लोगों से भी बिदकी हुई थी, जिनकी पत्नियां पर्दे का ध्यान नहीं रखती थी और होटलों में बैठकर चाय पीती थी। मेरी पत्नी विवाह का नौकरी नहीं करना तथा बाहर नहीं जाना उसे बहुत आदर्श लगता था। भले ही इसमें विवाह की बीमारी ही मूल कारण थी। विवाह की बीमारी जब बढ़ी तो बच्चों को संभालने, अस्पताल से दवा लाने तथा रसोई पानी की व्यवस्था करने में धीरा ने जी तोड़ मेहनत की। मेरे साल भर के मुन्ने को वह अक्सर अपने घर उठा ले जाता और लौटकर उसके कौतुकों की चर्चा करते समय उसका रोम रोम पुलकित हो उठता। धीरा ने एक बकरी पाल रखी थी और नित्य बताता कि किस प्रकार उसकी घरवाली बकरी को लिटाकर उसका एक स्तन मुन्ने के तथा दूसरा पठिए के मुंह में दे देती और दोनों छक्कर दूध पीते थे। इन्हीं प्रसंगों में यह भी पता चला धीरा को कोई संतान तो नहीं है, किंतु जल्द ही भगवान उसके घर थाली बजवाने वाला है। एक दिन मैं सवेरे उठकर कुछ पढ़ रहा था कि धीरा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कमरे में आया। पुस्तक की ओर से ध्यान हटाकर उसकी बात सुनने के लिए तैयार हों, तब तक वह जल्दी में ही कुछ कहकर दंदनाता हुआ जीने उतर गया। मेरी समझ में नहीं आया बात क्या है, लेकिन विभा अपनी रोगशैया पर बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी। मर्द जाति के बुद्ध होने पर तरस खाते हुए कुछ मीठी झिड़कियों के साथ उसने बताया कि धीरा की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया है और मुझे उसके लिए 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कॉलेज में दे देना है। 10-12 दिन बाद शिशु को बड़ी हिफाजत से कपड़े में लपेटे संभाले धीरा मेरे घर आया। अपनी चंचल हरकतों के कारण थक कर नवजात ने रास्ते में ही नींद ले ली थी। इस बेतुकी नींद से धीरा का हृदय उल्हानों से भर गया था और वह बार बार उसका मुंह चूम रहा था। जब मैंने उसका ध्यान उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी की ओर आकर्षित किया और मना किया कि वह शिशु को मुरब्बे का आंवला न समझे, तो धीरा ने भाव बेसुध होकर उसे मेरी गोद में संभला दिया। मैंने मुंह देखी कि 11 रुपए उसके मस्तक से छुआकर धीरा की जेब में डाल दिया। विभा ने अनेक आशीष विधान के साथ शिशु की माँ के लिए साड़ी, शिशु के लिए कपड़े, टोप, ललटेने, फुलगेने और खिलौने झुंझुने दिए। मेरी बिटिया ने दिया लिया तो कुछ नहीं, केवल आक्षेप भर कर दिया कि शिशु सास अधिक लेता छोड़ता है। एक दिन बाहर से लौटा तो देखा हीरा मेरे कमरे में दीवार से सर टिकाए
अस्त व्यस्त हालत में गुमसुम बैठा था। मेरा माथा ठनका और बात भी ऐसी ही निकली। 5-7 दिन पूर्व धीरा ने शिशु के ज्वरग्रस्त होने की सूचना दी थी। कल उस शिशु ने दुनिया छोड़ दी थी। हृदय अचानक शोक से धधक उठा। विभा अपनी चारपाई में अवधि पड़ी आंसू बहा रही थी। मैंने धीरा को संभाला, उसकी गोद में मुन्ने को बिठाकर उसे बहुत समझाया। थोड़ी देर बाद टूटा हुआ धीरा मेरे कहने सुनने से अपनी घरवाली को संभालने के लिए गया। साथ में मुन्ने को भी लेता गया। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे धीरा और उसकी पत्नी भी संभल कर खड़े हुए। इस बीच विभा की बीमारी बढ़ती गई और 15 दिन बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। धीरा ने फिर अपना कर्तव्य भार उठाया। उसने भी कॉलेज से छुट्टी ले ली और मेरे ही परिवार को घर से अस्पताल तक संभालने में जुट गया। मुन्ने को वह बहुधा अपने घर छोड़ आता। कुछ तो मुन्ना उधर रम गया था, कुछ मैंने भी उसे वहां अधिक रहने दिया कि धीरा की पत्नी का मन बहलता रहेगा। डॉक्टरों के मना करने पर जब मुन्ने को माँ का दूध बंद किया गया, तब भी उसके स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं आया। एक दिन हंसते हंसते ही विभा ने कहा, भगवान करे नजर नहीं लगे, लेकिन यह पगला बकरी का दूध पीकर ही ताजा होता जा रहा है। और धीरा को संबोधित करके बोली, आपका हमारे साथ पिछले जन्म का संस्कार है धीरा राउत। उठूंगी तो आपकी बहुरिया के पैर पकड़कर क्षमा मांगूंगी। भाव बेसुधी में धीरा की आंखें भी छलक आई। एक दिन एक दवा लाने के लिए दूसरे शहर जाना था। मैंने धीरा को ही तैयार किया। धीरा हाँ या ना कुछ नहीं बोला। मैंने समझाया कि उसे अपनी पत्नी को भी संभालना है। धीरा कुछ देर सोचता रहा, फिर बड़े संकोच और साहस के साथ उसने एक रहस्य का उद्घाटन किया। धीरा की पत्नी ने अपने स्तन का दूध सुखाया नहीं था। विवाह की बीमारी बढ़ने के बाद वह मुन्ने को अपना दूध पिलाया करती थी। धीरा को संकोच था कि कहीं हम नाराज न हों। जब उसने देखा कि मैं भाव और कृतज्ञता से भरकर कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, उसे बड़ा संतोष हुआ और बोला, आप 2 घंटे बाद मुन्ने को वहीं छोड़ आइएगा। घर वाली इसके बिना नहीं रह पाती। उसके दूध उतर आया है। मुन्ना के नहीं आने पर दूध के दबाव से उसकी छाती फटने लगती है। मेरी समझ में आ गया कि दूसरे शहर जाने के प्रस्ताव से धीरा क्यों खींच रहा था। मैंने उसे पैसे और दवा का नाम देकर विदा किया। धीरा तो 2 घंटे की बात कहकर गया था। यहाँ मुन्ने 1 घंटे बाद ही परेशान करने लगा। मैंने उसे मनाने फुसलाने की बड़ी कोशिश की, किंतु वह बहुत मचल रहा था। बिटिया ने धीरा का घर देखा था, किंतु वह अस्पताल में थी। अंत में विवश होकर मुझे ही तैयार होना पड़ा। सोचा मुन्ने को वहीं पहुंचाया हूं और तब अस्पताल चलूं। बातचीत से जो अंदाजा बना उसी हिसाब से मैं आगे चला। मुन्ने के मचलने और शांत होने से भी अंदाजा लग जाता था कि सही रास्ते पर जा रहा हूँ अथवा गलत। अंत में एक जीर्ण शीर्ण मकान के द्वार पर रुका। मुझे विश्वास हो गया कि धीरा का मकान यही है। असमंजस में पड़ा था कि किससे आवाज दूं, क्या कहकर बुलाऊं। तभी मुन्ने की ऊँ सुनकर एक औरत मलिन साड़ी पहने बाहर निकली। मैंने देखा और उसने भी। पियरिया। और पियरिया मुझे चकित होकर देखने लगी। फिर वह फपक कर रो पड़ी। मुन्ना उसकी गोद में जाने के लिए मचल रहा था। मेरी गोद से फिसल रहा था। मैंने उसे पियरिया की ओर बढ़ा दिया। पियरिया ने उसे संभाल लिया और मन में गूंज उठा, बहन के साथ तो कसाई के खूंटे से बंधी रहती है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे संझौती के दिए से एक और कहानी, पियरिया का वाचन, मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी कहानी किस्से और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।